प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पथ सफलता के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं एनके यादव। सबसे पहले हम उन विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे जिनका चयन अभी पीजीटी नवोदय विद्यालय के लिए हुआ है। पथ परिवार के लिए ये खुशी की बात है कि 38 पदों में से 6 पर पथ सफलता के विद्यार्थी हैं। 14वीं रैंक पे ममता राजपुरोहित को बहुत बहुत बधाई। नैना जो है वो 15वीं रैंक पे के बाद में 16वीं रैंक पे है। 23वें नंबर पे भावना है, 28वीं रैंक पे आकांक्षा और 30वीं रैंक पे गोविंद और 35वीं रैंक पे ममता राम है। पथ के इन्हीं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इन्होंने अखिल भारतीय परीक्षा में पथ के परचम को लहराया। इन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रत्येक विद्यार्थी में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और हिंदी को नए ढंग से पढ़ाकर शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर अपना मुकाम और एक नया नाम हासिल करेंगे। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पथ सफलता के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो हमारी श्रृंखला चल रही है कैसे करें तैयारी, इसके तहत हम लोग आज राजस्थान लोक सेवा आयोग संस्कृत विभाग की व्याख्याता हिंदी परीक्षा जो कि 4 अगस्त को आयोजित होने वाली है, उसके सिलेबस पे हल्की सी चर्चा करेंगे। हिंदी के सिलेबस में 120 प्रश्न हैं, अंक भार 240 है। 55 प्रश्न जो हैं वो आपके पहले हिस्से में है, दूसरे हिस्से में फिर 55 प्रश्न हैं और उसके बाद 10 प्रश्न। इस प्रकार 120 प्रश्न और 240 अंकों की बात हिंदी से ली गई है। सबसे पहले हम लोग भाग 1 की बात करें, जिसको आप लोगों के टाइटल दिया गया उच्च माध्यमिक स्तर, जिसमें 55 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में आपके अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, साथ में पत्र, व्याकरण और अभिव्यक्ति जनसंचार माध्यम और 11वीं-12वीं की पाठ्य पुस्तक। हम बारी बारी से बात करें इस हिस्से की, तो सबसे पहले अपठित गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश को अच्छे से हल करने का और पूरे में से पूरे अंक लाने का एक सामान्य तरीका यह है कि आप कम से कम 3 बार अपठित गद्यांश को पढ़ें। पहली बार पढ़ते समय हमें उसका विषय पता चलना चाहिए कि विषय साहित्य से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है। यहाँ एक बात आपको नोट करवाना चाहूँगा, आमतौर पर जो चयन करने वाली संस्था या पेपर सेटर जो होता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि को प्रमुखता देता है और भाव में अनुविकार संबंधी निबंधों के कुछ अंश आपको अपठित गद्यांश के रूप में दिए जाते हैं। इनमें 2 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, एक तो ज्ञानात्मक प्रश्न और एक अर्थ ग्रहण वाले। ज्ञानात्मक प्रश्न लगभग सीधे होते हैं। अर्थ ग्रहण में आप विशेष रूप से बात रखिए कि आपसे लक्ष्यार्थ पूछा जा रहा है या व्यंग्यार्थ पूछा जा रहा है, आपसे जैसा पूछा जाए प्रश्न का जवाब वैसे ही दें। पहली बार पढ़ने के बाद विशेष चित्र समझ में आया, दोबारा पढ़ने से पहले आप प्रश्नों को पढ़ लें और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर के आसपास आप लोग पहुंच जाते हैं और तीसरी बार पढ़ते समय आप लोग सीधा हर प्रश्न को हल करते समय पढ़ेंगे। फिर बात आती है शीर्षक की। शीर्षक का एक पुराना ढर्रा है कि शीर्षक हम लोग पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति में देखते हैं, जबकि शीर्षक वह होता है जो पूरे विषय को समेट ले। साथ ही साथ एक बात आप लोग एक हिंट के रूप में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार सर्वनाम जिस संज्ञा के लिए आया है वही शीर्षक है। तो अपठित गद्यांश और पद्यांश को हल करने का तरीका संक्षेप में इतना ही। फिर हम अगली पायदान में जाते हैं, जहाँ पर आपको कार्यालय लेखन में शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में सीधा प्रारूप पर प्रश्न होते हैं कि जैसे तारीख कैसे लिखी जाती है, संबोधन अभिवादन कैसे होता है, प्रश्न के अंत में कब प्रार्थी लिखा जाता है, शुभेच्छु कब लिखा जाता है, क्रमांक किस तरफ लिखे जाते हैं, दिनांक किस तरफ लिखे जाती है। इस तरह से आपसे सामान्य प्रश्न किए जाते हैं। अगले हिस्से में सबसे इम्पॉर्टेंट है शब्दकोश। आमतौर पे शब्दकोश पे 2 प्रश्न बनते हैं और वो 2 तरह के प्रश्नों में पहला प्रश्न होता है सैद्धांतिक, कि किस वर्ण से शब्दकोश शुरू होता है, इस वर्ण के बाद में कौन सा वर्ण आता है, संयुक्ताक्षर का प्रयोग किस तरह से आप लोग शब्दकोश में देखते हैं, और फिर आपको व्यावहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप दोनों ही तरह के प्रश्न एक लंबे अभ्यास के बाद सही कर सकते हैं। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि ज़्यादातर आपका जो वर्ण जो होता है वह संयुक्ताक्षर ऋषि वाले री की मात्रा वाला होता है। जैसे क में अनुस्वार भी लग सकता है, चंद्रबिंदु भी लगता है,
क संयुक्ताक्षर के रूप में भी पूछा जाता है, ऋषि वाले री की मात्रा भी उसमें लगती है। तो क्षत्रज्ञ वाले जो बनने वाले जो शब्द हैं वो आमतौर पे शब्दकोश के व्यवहारिक सवालों में आपसे पूछे जाते हैं। फिर बात आती है व्याकरण की। मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा, एक मेरा डायलॉग भी है कि विशेष हिंदी वाले विद्यार्थियों की अनिवार्य हिंदी कमज़ोर होती है, या एक अलग तरह का अहम रहता है कि साहब हम तो विशेष हिंदी वाले हैं तो हमारी अनिवार्य हिंदी बहुत अच्छी है। ऐसी असावधानी तैयारी करते समय न बरतें। आप पहले रेगुलर ही प्रैक्टिस करें, पहले सैद्धांतिक प्रैक्टिस हो। आजकल आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग और अन्य इस तरह की जो भी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था है वो आपसे सैद्धांतिक सवाल पूछती है। संधि समास, उपसर्ग, प्रत्यय शब्द योग से बनने वाले होते हैं। उनमें ये 4 ही व्याकरण की इकाइयाँ होती हैं जो शब्द का निर्माण करती हैं। इनके नियमों की अच्छे से आपको जानकारी हो। और एक बात और नोट करना चाहूँगा कि जब आप अच्छी व्याकरण की किताब पढ़ते हैं या 11th-12th में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लगी किताब या NCERT की कोई रिकमेंडेड बुक पढ़ते हैं व्याकरण की, तो बेसिक उदाहरण वही होते हैं जो रेगुलर पूछे जाते हैं या उन उदाहरणों पर अन्य उदाहरण पूछे जाते हैं। फिर बारी आती है कि पर्यायवाची। पर्यायवाची पढ़ने का भी एक अलग तरीका होता है। आप रटे नहीं। सामान्य सी बात है, हम लोग बहुत अच्छे से बता दें आपको कि मूल शब्द और यौगिक शब्द योग से कैसे बना। पर्यायवाची पढ़ते समय आप एक तरीका अपना सकते हैं। अब आपकी परीक्षा स्कूल लेवल की नहीं है, प्रतियोगी परीक्षा है, उस समय आपको कितने पर्यायवाची याद हो सकते हैं। आमतौर पे कंफ्यूज होने वाले पर्यायवाची पूछे जाते हैं और हम लोग गलती कर देते हैं, तो ऐसी गलती से आप बचें। पर्यायवाची का सीधा सा तरीका ये है, पुरानी कक्षाओं में जो आपने तैयारी करे उस तरह से ना करें। पर्यायवाची पहली नज़र में जो आपको याद है उनको हल्के से, जो आपको याद नहीं है उन पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें। पर्यायवाची में एक और ट्रेंड चलता है सवालों का, जिसको हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आज केवल हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, फिर क्वेश्चन के ट्रेंड की बात आने वाले वीडियो में आपसे की जाएगी। विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्द, इन सब के कुछ ना कुछ बेसिक नियम होते हैं। आप इनको हल्के में ना लें। और एक ये नियमितता आपसे चाहते हैं। व्याकरण यदि आप आधा घंटा रोजाना पढ़ते हैं तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। ऐसे नहीं एग्जाम से एक दिन पहले हम सारी चीज़ें देख देंगे तो फिर वो उलझ जाती हैं। फिर बारी आती है जनसंचार अभिव्यक्ति माध्यम के हिस्से की। ये एक अलग तरह की बात है। CBSE में आपकी किताब चलती है अभिव्यक्ति जनसंचार माध्यम। जनसंचार क्या होता है, जनसंचार के माध्यम जो है प्रिंट मीडिया से लेके रेडियो और टीवी, इंटरनेट वगैरह का लेखन किस तरह से होता है, कौन कौन सी शैलियाँ अपनाई जाती हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं उन पे भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर बारी आती है आपके लेखन संबंधी के कविता कैसे लिखी जाए, कहानी कैसे लिखी जाती है, रिपोर्टाज, वार्ता और डायरी लेखन किस तरह से होता है। इसमें सैद्धांतिक सवाल है। पिछली कई परीक्षाओं में आपके जो जनसंचार अभिव्यक्ति माध्यम किताब है उसके बॉक्स में जो महत्वपूर्ण दोहरान बिंदु दिए गए उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको भी मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लगातार देखें। कुछ टेक्निकल वर्ड हैं उसकी अच्छे से चर्चा करें। क्या होती है औपचारिक शैली, क्या होती है अनौपचारिक शैली, अन्य पुरुष शैली क्या होती है, मध्यम पुरुष शैली क्या होती है, कौन सी साहित्यिक विधा विषय प्रदान होती है, कौन सी साहित्यिक विधा विषयी प्रदान होती है। इस तरह के टेक्निकल सवाल जो आपको रेगुलर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस तरह से आप 55 प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। 110 अंक की बात। साथ ही साथ इसका एक हिस्सा जो है वो है 11th-12th में आपके अनिवार्य हिंदी और विशेष हिंदी की किताब का। इसमें मैं एक सामान्य सा डायलॉग जो कि हम कक्षा में बच्चों से कहते हैं आपको भी कहना चाहूँगा। आप गद्य को गद्य की तरह पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ पद्य को भी गद्य की तरह पढ़ें। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पद्य को भी गद्य की तरह पढ़ें। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कविता के बहाने एक रचना पढ़ी तो आपको पहले नंबर पर तो ये पता हो कि कविता के बहाने किन की रचना है, किस संकलन में संकलित है। कुल मिला के जो बात करें 11th-12th की किताब में आपको पाठ परिचय अच्छे से याद हो। फिर बारी आती है जैसे गद्य की तरह पढ़ने का मतलब क्या कि कविता सृजन की तुलना किससे की है, तो आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। एक साहब चिड़िया की उड़ान से की, उसके बाद फूलों के खिलने से की और फिर बच्चे के खेल से की। ये होता है कविता को गद्य की तरह पढ़ना। और आप सीधा सा इनमें बेसिक क्वेश्चन 3 तरह के होते हैं। यदि हम लोग पुराने पेपर्स देखें तो पहला क्वेश्चन होता है सीधा सीधा आपको ये पता होगा ये पाठ जो है या ये कविता जो है किस रचनाकार की है, उसकी विधा का प्रकार क्या है। कविता है तो प्रबंध है या प्रबंध में महाकाव्य खंड काव्य है, मुक्तक रचना है, लंबी कविता है, उसकी भाषा कैसी है, शैली कैसी है, वह रचनाकार इस पर्टिकुलर कविता में किस प्रभाव से प्रभावित है, ये कविता आपको संदेश क्या देती है। इस तरह के सारे प्रश्न आपको पाठ परिचय में उपलब्ध हो जाते हैं।
गद्य विधा की बात आती है तो निबंध है तो कैसा निबंध है, विचारपरक है, ललित निबंध है, आपको क्या मैसेज देता है, किस निबंध संग्रह से संकलित है। कहानी जैसी विधा की जब हम लोग बात करते हैं तो कहानी में सीधा सीधा घटना, पात्र, चरित्र, स्थान से संबंधित तथ्य भी पूछ लिए जाते हैं। कई बार इतना आसान सवाल होता है कि हम कर नहीं पाते, वो सवाल होता है कि आपसे पात्र पूछ लिए जाते हैं, जैसे उसने कहा था कहानी के पात्र किस विकल्प में है। गद्य के पोर्शन की हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे ललित निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपके सिलेबस में कोई है तो सीधा सीधा ललित निबंध कहते किसे हैं, उसकी शैली क्या होती है, वह विषय प्रदान होता है या विषयी प्रदान होता है, क्यों ललित निबंध आज़ादी के बाद आए, हजारी प्रसाद द्विवेदी में जो उनका ललित निबंधों का एक विशेष प्रकार देखा गया, और जो आपके सिलेबस में ललित निबंध है वो आपको मैसेज क्या दे रहा है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की बात करें तो वहाँ पे इतिहास भी है, संस्कृति भी है, इतिहास के पुरुषों या महापुरुषों से जोड़ के भी बताया जाता है और फ्रीडम स्ट्रगल से भी जोड़ते हैं, उनमें गांधी जी भी आ जाते हैं, कालिदास भी आते हैं, कबीर भी आते हैं, और लास्ट में आपको एक मैसेज दिया जाता है। आमतौर पर राजस्थान लोक सेवा आयोग आपके मैसेज जो ललित निबंध का है उस पर प्रश्न पूछती है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे हिस्से की, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है। इतिहास का हम लोग एक अलग ही वीडियो तैयार करके आप तक प्रेषित करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग इस सिलेबस में बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास, आप 11th-12th के लेवल से तैयार करें। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा विशेष रूप से, आप लोग इसे आग्रह समझें, अनुरोध समझें, वो ये कि आप लोगों को आदिकाल ही 3 बार पढ़ के फिर भक्ति काल में जाना चाहिए। आमतौर पर जो हम लोग विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं उसमें हमारे पास विकल्प होते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी तरह का विकल्प नहीं होता, किसी भी पोर्शन से किसी भी तरह का सवाल पूछ लिया जाता है। फिर भी हम लोग कम से कम पेपर बनाने वाला जो महानुभाव है ये कोशिश करता है कि वो प्रसिद्ध रचनाकार को, प्रसिद्ध रचना को आपसे पूछे तो उस समय आप बाहर न हो। हिंदी साहित्य का एक सिलेबस होता है। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि हिंदी साहित्य तो बहुत बड़ा है, उसका क्या सिलेबस होता है। हम लोग शुरू से बड़ी बड़ी किताबों के चक्कर में फंस जाते हैं। आप 11th-12th के स्तर पर पहले तैयार करें, आदिकाल एक बार, फिर एक कोई अच्छी सी किताब लें जो ग्रेजुएशन लेवल की है, और लास्ट में पहुँचते पहुँचते आप नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य पढ़ सकते हैं। अब हिंदी साहित्य में सवाल क्या हो, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सवाल है और हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो कम से कम आप 8-10 बार हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को पढ़ दें। एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होता है कि इस पर मुझे प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं किसी भी स्थिति में इसे गलत नहीं करूँगा। फिर बात आती है नामकरण की, तो नामकरण में आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण का सवाल आता है। अब बारी है कि आदिकाल का जो हम लोग साहित्य का एक वृक्ष बनाते हैं उसमें एक तरफ धार्मिक साहित्य है जिसमें सिद्धनाथ जैन पे क्वेश्चन है, एक तरफ रासो साहित्य है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और आ जाता है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो पे भी खूब सारे सवाल हैं जो आगे के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। लौकिक साहित्य में अमीर खुसरो और विद्यापति जैसे रचनाकार। अब एक बात ध्यान से सुनने की, उनकी प्रसिद्ध रचना, उसका काव्य रूप, उसकी विषय वस्तु, उसकी भाषा शैली, ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपके तैयार होने चाहिए। भक्तिकाल की बात करें तो भक्तिकाल का उदय, फिर आपके निर्गुण सगुण, निर्गुण में ज्ञान मार्गी में कबीर आपको अच्छे से आए, लेकिन आप लोग लास्ट में जाके दादू सुंदरदास तक भी उनकी प्रसिद्ध रचना, उनकी शैली, भाषा वगैरह पर आप तैयार करें। उसके बाद ज्ञान मार्गी शाखा के बाद में प्रेम मार्गी, जायसी तो है ही, जायसी का पद्मावत तो है ही, उसके अलावा जो उनकी रचना है उनका भी आप लोग सामान्य रूप से अध्ययन करें, विषय वस्तु सामग्री का अध्ययन आपको हो। राम भक्ति काव्य धारा में तुलसी बहुत विस्तार से पढ़ते हैं हम लोग, तो कम से कम तुलसी की 12 रचनाओं पे किसी भी तरह का प्रश्न आए आप गलत ना करें। अष्टछाप कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सूरदास पे प्रश्न आए गलत न करें, नंददास पे प्रश्न आए गलत ना हो, उनकी रचना, उनकी भाषा शैली, शिल्प की बात की जाती है। पिछले कई पेपर्स में ऐसा भी देखा गया कि भक्ति काल पर ही एक पूरा प्रश्न बना लिया जाए तो सारी प्रवृत्तियां आ जाती हैं, तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से जब प्रश्न बनते हैं तो इस तरह से। रीतिकाल की बात करें, पहला ही प्रश्न रीतिकाल का नामकरण है, रीतिकाल के आचार्य कवि की बात आती है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, फिर वापस वही प्रमुख रचना, रचनाकार का परिचय आपको अच्छे से याद हो। पेपर बनाने वाले यदि बिहारी पे पूछें तो हमसे गलत ना हो, घनानंद पे पूछें तो हमसे गलत ना हो। पढ़ते समय एक बात अपने जहन में ये ज़रूर रखें कि ये कवि जो हैं वो महत्वपूर्ण क्यों हैं, उनका साहित्यिक महत्व क्या होता है। प्रश्न बनाते समय प्रश्न पत्र निर्माता इन प्रश्नों को ध्यान में ज़रूर रखते हैं, प्रवृत्तियों को आप अच्छे से करें। अब बारी आती है कि जैसे ही हम लोग आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं, हम किसी भी हिंदी साहित्य की किताब को देखें तो आपका आधुनिक काल पृष्ठ संख्या की दृष्टि से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से भी बड़ा है।
क्योंकि यहाँ पर गद्य और गद्य विधाएं स्टार्ट हो जाती हैं। इनको पढ़ने का तरीका हम आगामी वीडियो में आपको बताएंगे। फिर इन्हीं 55 प्रश्नों में जो भाग ब में है उसमें काव्य शास्त्र की बात आती है। काव्य शास्त्र, जैसा कि मैं विद्यार्थियों को कहता हूँ, कम से कम आप अच्छी किताबें ज़रूर पढ़ें। काव्य शास्त्र में परिभाषा के सवाल आपके किसी भी स्थिति में गलत ना हो, चाहे अलंकार की परिभाषा पूछे, चाहे छंद की परिभाषा पूछे, काव्य गुण रस की परिभाषा पूछे। दूसरे नंबर पर आप लोगों के प्रसिद्ध उदाहरण कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं 10 प्रश्नों की जो स्नातकोत्तर पे हैं, जिसमें काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन, सीधा सीधा विद्वान, पुस्तक का नाम, परिभाषा, परिभाषा का विश्लेषण। उसके जस्ट आगे रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, बड़े अच्छे से प्रश्न हैं, एक बार में समझ में भी नहीं आता। और उसके बाद लास्ट में अरस्तु का अनुकरण और लॉन्जानस का उदात्त तत्व और मार्क्सवाद। ये आपके 120 अंक हैं। मैं एक बार फिर डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से कि सिलेबस की तैयारी कैसे करें। हिंदी साहित्य के इतिहास के आप 2 पीरियड बनाएं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का एक पीरियड, आधुनिक काल का दूसरा पीरियड। आधुनिक काल के दूसरे पीरियड में वापस आप सब डिवीजन करें। एक हिस्से में आपको कविता पढ़नी है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर, और दूसरे हिस्से में एक गद्य विधा को लेना है। यदि उपन्यास पहली बार रीडिंग करते समय आपको 3 दिन देने पड़ रहे हैं, आप 3 दिन दीजिए। कालक्रम का ध्यान रखिए, विषय वस्तु का ध्यान रखिए। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा, वह ये कि उपन्यास हम तैयार कर रहे हैं और प्रेमचंद जैसे रचनाकार पे हमसे प्रश्न पूछा जाए, किसी भी स्थिति में वह गलत नहीं होना चाहिए। कम से कम इतनी अच्छी तैयारी आप लोग ज़रूर कर लें। एक जो आपका कालांश है वो काव्यशास्त्र का होना चाहिए, एक कालांश व्याकरण का होना चाहिए, और एक कालांश जो है आपके 11th-12th की पुस्तकों का होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हमको कैसे, क्या ये मैनेजमेंट का एक तरीका है कि आप लोग पढ़ते कितना है, पढ़ते कैसे हैं, और लंबे समय तक आपको याद कैसे होता है। मैं आमतौर पे विद्यार्थियों से मजाक में कहता हूं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा की तैयारी करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आपको उन 4 विकल्प में एक सही विकल्प है जो दिया जा रहा है, आपको बस उस तक ही तो पहुंचना है। तो इस तरह से आप लोग आने वाले 4 अगस्त की परीक्षा की तैयारी करें। आने वाले दिनों में मैं आपको व्याकरण पर, हिंदी साहित्य के इतिहास पर, काव्यशास्त्र पर, और साथ ही साथ जनसंचार, अभिव्यक्ति माध्यम कैसे पढ़ें, इनके बारे में जानकारी दूंगा। आप लोग अपनी तैयारी बहुत मजबूती के साथ करें। ऐसा ना सोचें कि पद कम है, आपको केवल एक पद चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार उन सभी का जिन्होंने सब्सक्राइब किया पद सफलता के चैनल को, जिन्होंने टिप्पणी दी। आपकी टिप्पणी की मैं हमेशा प्रतीक्षा करता हूँ। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आने वाले दिनों में आप पद सफलता के YouTube चैनल पर हिंदी साहित्य के प्रत्येक भाग पर विशद चर्चा के लिए तैयार हो जाएं। विषय चर्चा में हम लोग हिंदी साहित्य के सिलेबस में जो प्रत्येक भाग होता है उसकी तैयारी आप किस तरह से करें, लंबे समय तक किस तरह से याद रखें, अति विश्वास से आसान तरीके से आप हिंदी विषय पर अपना अधिकार कर सकते हैं। इस तरह की बात हम आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत आभार। पद परिवार की ओर से धन्यवाद।